हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी अग्रवाल एंड हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कंपनी लॉ का। हम क्लास कर रहे हैं कंपनी लॉ का जनरल मीटिंग का पार्ट। आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का हम पढ़ रहे हैं। मैंने सेबी का आपका सीएमएसएल का वो भी डाला हुआ है। चैप्टर 4 फुल डिटेल में है। एंड मैं आपका ये क्या बोलते हैं, आपका ये पेटेंट का भी मैं डालने वाली हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं पेटेंट का डाल नहीं पा रही हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं हो रहा है। मेरा रिकॉर्डेड ऑलरेडी पड़ा है पूरा पेटेंट, मैंने पेटेंट एक्ट आपका रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, लेकिन मैं डाल पा नहीं रही हूँ। देखती हूँ मैं आजकल कब सकूंगी डालने। एंड बात चले तो हमने नोट्स बनाया था, मैंने आपको सिखाया था नोट्स कैसे बनाया जाता है। ये भी हो गया। फुल डिटेल में क्लासेस है, फुल डिटेल में करा रही हूँ, एक एक वर्डिंग आप लोगों को दिखा दिखा के। तो प्लीज आप लोग देखो आराम से, यूट्यूब में पूरा पढ़ा है ये ऑलरेडी, मैं भी करा रही हूँ। आपको इतना दिक्कत होना नहीं चाहिए आज के डिजिटल एज में। जो भी चैप्टर आप मारो आपको यूट्यूब में मिल जाता है। अगर आपको ज्यादा डिटेल में भी पढ़नी होती है तो डिटेल भी। और मेरा तो ये पूरा डिटेल्ड ही रहेगा, मैंने पहले भी बोला था। मैं नॉर्मली एक बार अभी स्टार्टिंग में जब पढ़ा ही रही हूँ तो मैं मैराथन वगैरह में ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। मैं अपना नॉर्मल नॉर्मल क्लास पूरा पूरा डालने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि स्टूडेंट थोड़ा कनेक्ट करे, फील करे कि कैसा है कैसा नहीं है मैराथन। देखो मैं हमेशा आपको एक ही बार बोलूंगी, शॉर्ट स्टडी नहीं करना है। मैराथन वगैरह कब काम आता है? उन बच्चों के लिए और काम आता है जो ऑलरेडी पढ़ लिया, एक बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक बार पढ़ा हुआ है, एक बार सेल्फ स्टडी करी हुई है, उनके लिए। और जो बोलते हैं ना प्रोविजन वगैरह कुछ सेक्शंस पढ़ के जब वो एग्जाम टाइम में होता है, तो एक बार जब आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो पूरा ही पढ़ो। ठीक है, कहीं से भी आ सकता है। अब बच्चे सोचते हैं नोटिस से कुछ नहीं आता है। ए नोटिस वोटिस तो छोटी मोटी चीजें, पर एग्जाम में जब आप बैठते हो ना तो आपको ये नोटिस वगैरह भी आपको काटने को दौड़ती है। आपको याद नहीं रहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सब कुछ को बराबर हिस्सा देके चलो। नोटिस ऑफ मीटिंग, चलो चालू करते हैं सेक्शन 101। द नोटिस शुड बी राइटिंग में होनी चाहिए। दो नो फॉर्म, कोई फॉर्म बताया हुआ नहीं लेकिन राइटिंग में होनी चाहिए। ओरल इन्फॉर्मेशन दैट इट इज प्रपोज टू हैव ए जनरल मीटिंग इज नॉट ए नोटिस एट ऑल। ओरल मानेगा ही नहीं, कंसिक्वेंटली कोई भी मीटिंग है तो इनवैलिड है। अब बच्चे बोलेंगे इससे क्या होगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है जो बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। बहुत जगह में है कि हैंड रिटन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको नोटिस नॉर्मल रिटर्न ही है। लेंथ ऑफ नोटिस की कितनी बड़ी होनी चाहिए? कुछ है ही नहीं। कम जनरल मीटिंग में भी कॉल्ड कब बुला सकते हैं? नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज जनरल मीटिंग, आइदर इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब डायरेक्ट राइटिंग या इलेक्ट्रॉनिक मोड। नोटिस टू इलेक्ट्रॉनिक मोड शैल बी गिवन इन सच मैनर, जब भी प्रेस्क्राइब्ड है। ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी का क्या लिमिट है? 14 डेज क्लियर नोटिस इज रिक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ 21 डेज। हो गया। 21 क्लियर डेज का मतलब क्या होता है, फटाफट बता दो। मीन्स द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, जिस दिन आप नोटिस पास कर रहे हो, एंड द डेट ऑफ द मीटिंग को आपको हटाना है। 21 डे का पीरियड मतलब आप लोग आज अगर नोटिस दे रहे हो और जिस दिन मीटिंग है उसको हटा के जो बीच का टाइम है उसको हम लोग बोलेंगे 21 डेज। एम आई क्लियर? फर्दर फ्रैक्शंस ऑफ डेज आर नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट, मतलब जैसे आधा दिन हो गया, ऐसा नहीं। दैट इज पार्ट ऑफ द डे आफ्टर द आवर एट विच द नोटिस इज पोस्टेड कैन नॉट बी कंबाइंड विद द पार्ट ऑफ द डे बिफोर द मीटिंग कमेंसेस। मतलब एक ही डे आप बना सकते हो। ईच ऑफ डेज, एक दिन को पूरा फुल डे ही मानो, पार्ट पार्ट डे। अभी 12 बजे बाद गया ऐसा नहीं, आप उसको मीटिंग का डे को फुल डे ही मानना पड़ेगा। ठीक है। वेर ए नोटिस ऑफ ए जनरल मीटिंग इज सेंड बाय पोस्ट, अगर पोस्ट से, देखो अब पोस्ट के बारे में अलग बोला है तो आप पोस्ट को मार्क कर लो, ऐसे होता है। इट शैल बी डीम टू हैव बीन सर्व्ड एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स, मतलब आपको देखो टू टाइम्स आपको तो 2 डेज आपको बख्श दिया गया जिस दिन आप नोटिस भेज रहे हो। ठीक है। और मीटिंग वाली डी। ठीक है। लेकिन अगर आप पोस्ट से भेज रहे हो, पोस्ट से भेज रहे हो, तो क्या होगा, 48 आवर्स आपको मानना ही पड़ेगा कि नोटिस पहुंचने में टाइम लगेगा। मतलब 4 दिन का समय हो गया एक रकम से। 48 आवर्स बोला है, देखो यहाँ में ध्यान देना। 2 डेज अलग है, 48 आवर्स मतलब 24 आवर्स आपको टाइमिंग दे सकता है, तो आपको पोस्ट में आपको टाइमिंग पढ़नी पड़ेगी फिर। ठीक है। एंड द लेटर कंटेनिंग द सेम इज पोस्टेड ऑफ द कंपनीज, ये बोला है। ईच ऑफ द 21 डेज मस्ट बी फुल और कंप्लीट डेज भी हो सकते हैं, फुल ही होना पड़ेगा। द डे ऑन विच द नोटिस इज डीम्ड टू बी सर्व्ड ऑन द मेंबर एंड द डे ऑन द जनरल मीटिंग हैव टू बी इन एडिशन टू 21 डेज, 21 डेज से हटके। ठीक है। तो मतलब वैसे क्या हो गया, पोस्ट में आपको 4 दिन और बक्स मिले, मतलब 25 डेज हो जाते हैं वैसे देखा जाए तो, है कि नहीं? अच्छा, in case a valid notice under the act has been received from members, the company shall give notice on the resolution to all its members। एटलीस्ट हमने पढ़ा था अगर मेंबर्स बुलाए तो 7 डेज के भीतर भीतर कंपनी को देना पड़ेगा नोटिस, एक्सक्लूसिव द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग सेम ही है।
वेर देर इज नॉट प्रैक्टिकेबल नोटिस देने के लिए, तो कंपनी क्या करेंगी, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर एंड प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो डिस्ट्रिक्ट का है जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां पे कंपनी वहां की लैंग्वेज में न्यूज़पेपर में डालना होगा। एंड इन एन इंग्लिश लैंग्वेज भी डालना पड़ेगा, बोथ हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट में सब जगह फैलाना पड़ेगा। एटलीस्ट कितना दिन पहले, 7 days बिफोर द मीटिंग, वही पब्लिकेशन ऑफ नोटिस को हटाओ एंड डेट ऑफ द मीटिंग हटाओ। और कंपनी, जिस कंपनी का वेबसाइट है, मोस्टली कंपनीज की वेबसाइट होती है, सच नोटिस शैल आल्सो बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट। हो गया। नोटिस ऑफ ए मीटिंग कैस किसको किसको मिलेगी, एज, यहाँ में कुछ कुछ आपको रूल्स बोले हैं। एजीएम शुड बी हेल्ड बिटवीन 9 to 6 AM, हमने पढ़ा था। कंप्लाई विद सेक्शन 101, ये हो गया नोटिस। कंप्लाई विद SS2, ठीक है। 21 क्लियरेंस नोटिस, ठीक है, देख लिया। नोटिस शेल बी स्पेसिफाइड डेट, टाइम, प्लेस, आवर, सब बताना पड़ेगा, डेट सब पता है हमें। अभी आ जाओ, एक बताया आपको। एबीसी लिमिटेड इशूड ए नोटिस ऑन 1 August 2020, और एजीएम कब है, 2024। एक काउंट करो, एग्जाम में आपको एकदम माथा पच्ची पूरा एग्जैक्ट काउंट करना है। चेक द वैलिडिटी की वैलिड है ना नहीं। अगर लेटर किससे दिया हुआ है, पोस्ट से। आप यहाँ पे सोच के ना, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, मैं आपको एग्जाम का ट्रिक्स भी बताती हूँ। बच्चे जब एग्जाम में पेपर देखते हैं, 1 August, ओके, 24, ठीक है, चलो चलो काउंट। अरे भाई मेरे, रुक जाओ, पोस्ट भी बोला है, पूरा क्वेश्चन रीड करो, ठीक है। डेट ऑफ होल्डिंग 24 अगस्त, डेट ऑफ डिस्पैच 1 अगस्त, डेज टू बी एक्सक्लूडेड, मतलब हमें कौन से दिन पहले निकालना है वो देख लो। जिस दिन नोटिस गया और जिस दिन मीटिंग है, तो 2 दिन गया, मतलब इन दो को छोड़ के तो आप काउंट करो, सेकंड से आप पूरा काउंट कर लो, जिसको काउंट करने में दिक्कत है, काउंट करना है सेकंड। अब आप बोलोगे मैम सेकंड से करते हैं, तो वही ना, अभी पोस्ट बोला है, पोस्ट में हमने क्या पढ़ा था, पोस्ट में हमने क्या पढ़ा था, पोस्ट में हमने क्या पढ़ा था, पोस्ट में 48 आवर्स और आपको हटाना पड़ते हैं, मतलब मैंने बोला ना 2 दिन और हट जाता है पोस्ट में। सेकेंड एंड थर्ड डे को 2 एडिशनल डेज आपको हटाना पड़ेगा। देखो नंबर ऑफ डेज 20 days हो गया, मतलब आप खुद देखो 21 क्लियर डेज के अंदर अंदर देना है। नंबर ऑफ डेज नोटिस रिक्वायर्ड इन द सेक्शन 1 इज 21 days, therefore इट इज नॉट ए वैलिड, मतलब 20 दिन ही हुआ है, मतलब एटलीस्ट 21 days, समझो। 1 अगस्त को निकालेंगे, 24 अगस्त को निकालेंगे हम, बचेगा क्या, 2 अगस्त को इसलिए निकालेंगे, 3 अगस्त को इसलिए निकालेंगे क्योंकि मैम ये ये आपका, ये अब जो बच्चा का दो आंसर होगा। एक बच्चा बोलेगा 24 को है, 21 एंड 24 को निकाल दिया, भाई 22 days हो गया, 21 डेज क्लियर तो बोला ही जाता है कि एटलीस्ट 21 डेज का नोटिस का टाइम पीरियड होना चाहिए। चलो बहुत बच्चे आंसर राइट, चलो वी आर डन, हमने सब प्रोविजंस लिखा है। पर प्रोविजन में ये देखो आप, प्रोविजन में आप ये देखो कि पोस्ट लिखा हुआ है, बाय पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट में हम और 2 days निकालते हैं ना, पोस्ट में हम और 2 days निकालते हैं, और 2 days निकालने का मतलब क्या है, सेकेंड एंड थर्ड, तो 4 दिन निकल गए, बच गया कितना, 20 days। तो हमें एटलीस्ट कितना दिन का समय देना चाहिए, 21 days के अंदर अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा, देयरफॉर इट इज नॉट ए केस ऑफ वैलिड नोटिस। हाउएवर, लेकिन शॉर्टफॉल कितना दिन का हुआ है, आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 day कैन बी कंडोन्ड इफ कंसेंट इज गिवन फॉर सच नोटिस पीरियड, एटलीस्ट 95% अगर मेंबर्स बोल दे कि ठीक है, शेयर होल्डर्स बोल दे, तो ये आपका आगे भी है, ऐसा प्रोविजन भी, 1 day 2 day, अगर मतलब थोड़ा 1-2 दिन का समय की कोई दिक्कत नहीं है, अगर 95% मेंबर्स अगर बोल दे कि चलो कोई बात नहीं। सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ एजीएम बाय हैंड अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग एंड एनी पब्लिकेशन न्यूज़पेपर इज कंसीडर्ड एज डीम्ड सर्विस, है हाथ से दो कहीं से भी दो, वो नॉर्मल है। बाय हैंड मतलब डायरेक्ट जाके दे दो, न्यूज़पेपर वगैरह वैलिड है, इसके ऊपर केस लो भी बनी थी। अब शॉर्टर नोटिस का क्या प्रोविजन है, तो जनरल मीटिंग में भी कॉल्ड आउट, शॉर्टर नोटिस में भी बुला सकती है, कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग बाय और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय नॉट लेस देन 95% मेंबर्स, अगर उसको साइन कर दे जो वोट करने के लिए, उन लोग को मान के शॉर्टर नोटिस में भी आ सकती है। ए जनरल मीटिंग में भी कॉल्ड आफ्टर गिविंग शॉर्टर नोटिस इफ कंसेंट इज गिवन, क्या है, इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड इज अकॉर्डेड देयर टू, किससे मिला के, इन द केस ऑफ एन एजीएम के टाइम में क्या होगा, बाय नॉट लेस देन 95% ऑफ मेंबर, जिसको वोटिंग करने की पावर है 95% का। एंड इन द केस ऑफ एनी अदर जनरल मीटिंग, मतलब एजीएम को छोड़ के बाकी जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द कंपनी क्या होगा, जो होल्ड, जिस कंपनी का शेयर कैपिटल, यहाँ में शेयर कैपिटल की बात आ जाएगी, मेजोरिटी इन मेंबर्स होल्डिंग एंटाइटल टू वोट, जो सारी मेजोरिटी फॉर्म होनी पड़ेगी, जो लोग वोटिंग कर रहे हैं, एंड वोट करने का पावर ही नहीं, बल्कि हु रिप्रेजेंट नॉट लेस देन 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब आपको वोटिंग करने का राइट है, लेकिन आपको 95% आप मानो, अब
95% मतलब आपको मिला के मेजोरिटी मिला के 95% का तो वोटिंग पावर पेड अप शेयर कैपिटल होनी पड़ेगी। और फिर मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैविंग, ऐसे पढ़ना है, मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैविंग इफ द कंपनी हैज नो शेयर कैपिटल ही नहीं है, नॉट लेस देन 95% होता है, यहाँ पे तो वोटिंग पावर आ जाएगी। बस कुछ बात नहीं है, यहाँ पे वोटिंग का राइट जिसको है वो, एंड 95% तो होनी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ 95% ऑफ द वोटिंग पावर। वेर एनी मेंबर ऑफ ए कंपनी इज एंटाइटल टू वोट ओनली ऑन सम रिजोल्यूशन, बस कुछ, और resolutions to be moved at a meeting and not on others, those members shall be taken into account in respect of the former resolutions or resolution and not in respect of the later। मतलब जो लोगों को सिर्फ कुछ ही रिजोल्यूशन में बोलना है और कुछ ही रिजोल्यूशंस में उनका वोटिंग है, तो उनको कुछ ही रिजोल्यूशंस के लिए हम काउंट करेंगे 95% में। लेकिन जिसमें मीटिंग में जिस रिजोल्यूशन में उनका पार्ट लेने का होगा, मतलब वो लोग सिर्फ मीटिंग में आके रिजोल्यूशन में बैठ सकते हैं, और कोई रिजोल्यूशन वो लोग मतलब पोस्टल बैलेट ये सब जो बाहर होता है उसमें उन लोगों का कुछ हिस्सा नहीं है, उसमें उन लोगों का कोई हिस्सा नहीं है, उसमें उन लोग एंटाइटल नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है जो सिर्फ रिजोल्यूशंस में कुछ कुछ रिजोल्यूशन में वोट कर सकते हैं, और उसी चीजों में हम लोग उसको रखेंगे, नॉट ऑन द अदर्स, मतलब जिस अदर्स में उसको रिजोल्यूशन को छोड़ के जो भी चीजें उसमें हम लोग उसको इंक्लूडेड नहीं रखेंगे। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑन कॉलिंग ऑफ जनरल मीटिंग एट शॉर्टर नोटिस, शॉर्टर नोटिस में SS2 क्या बोलता है, प्रोवाइड दैट, मैंने कुछ फास्ट बोल दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फास्ट बोल दिया, चलो मेरी गलती अगर है तो मैं एक बार रिकॉर्ड कर देती हूँ, वापस आपको बोल देती हूँ। यहाँ में यही बोला है, जो भी इंसान वोट करने के लिए ओनली ऑन सम रिजोल्यूशन और रिजोल्यूशंस टू बी मूव्ड एट ए मीटिंग एंड नॉट ऑन अदर्स, जो मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होगा और कुछ रिजोल्यूशन में, दोज मेंबर्स शेल बी टेकन इनटू अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉर्मर रिजोल्यूशन, जो पहला रिजोल्यूशन है उसी में, उसके बाद कुछ भी रिजोल्यूशन है उसमें नहीं होगा, जो नॉट ऑन अदर्स बोला है ना उसके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड क्या बोलता है, that the provides that notice and accompanying documents may be given at a shorter period of time if consent is given, obviously by physical mode, electronic mode, not less than 95%, तो दे सकते हैं। The request for consenting to shorter notice and or accompanying documents shall be sent together with the notice के साथ साथ ही भेजो, and meeting shall be held only if consent is received prior to the time fixed for the meeting। आप इसने क्या बोला, शॉर्टर नोटिस का जो कंसेंट है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट फॉर शॉर्टर नोटिस एंड और accompanying डॉक्यूमेंट्स, उसका जो डॉक्यूमेंट्स है रिक्वेस्ट के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स है, shall be sent together with the notice, नोटिस के साथ ही सब कुछ चिपका के भेजो, एंड द मीटिंग shall be held only if the consent is received prior to the time fixed for the meeting। ऑब्वियसली मीटिंग का टाइम फिक्स होने से पहले ही आपको ये आना पड़ेगा, प्रायर टू द टाइम, मीटिंग का टाइम नहीं, प्रायर टू द टाइम फिक्स फॉर द मीटिंग, इसके पहले ही आपका कंसेंट एंड रिक्वेस्ट आना पड़ेगा। देखिए कंसेंट लेना पड़ेगा फ्रॉम नॉट लेस देन 95%। तो यहाँ पे भी ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चन में आ जाती है कि टाइम, मीटिंग का टाइम फिक्स हो गया था अब ये माना जाएगा, नहीं, मीटिंग का टाइम फिक्स होने से पहले प्रायर। ठीक है, ये सब आपको चीजें आपको ये क्वेश्चन मार्क में डाल देती हूँ क्योंकि ये सब में ही केस स्टडी बन जाती है। देखिए एक एक आपका ये देखो, एक आपका इलास्ट्रेशन दिया हुआ है, मॉडल में कभी कभी कुछ कुछ इलास्ट्रेशन थोड़े से रॉन्ग भी रहते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है, मुझे करेक्ट करना आप लोग, ठीक है, देखते हैं हम लोग मिलके। से ए कंपनी XYZ लिमिटेड wishes to hold a general meeting at a shorter notice, बढ़िया है कोई बात नहीं, immediately after the board meeting होने के बाद on the same day and the required consent of 95% of the members जो भी है is received before the time fixed for commencement, मतलब टाइम फिक्स होने से पहले मिल गया। Although in such a case the consent of 95% members at the meeting is received, फिर भी देखो स्टिल द प्रॉक्सी रिक्वायरमेंट्स, जो भी बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कंपनी को अप्लाई करनी ही पड़ेगी, प्रॉक्सी की जो रिक्वायरमेंट्स है ना। इन अदर वर्ड्स इन द अबव केस द बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग कैन बी हेल्ड ऑन द सेम डे, यही बात बोले। आप अगर सोचोगे कि बोर्ड मीटिंग हो गया आज ही जनरल मीटिंग कर लो, नहीं भाई, और बाकी रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, अपनी टाइम फिक्स करने की भी बोल दी तो भी, इसलिए ये मॉड्यूल का इलास्ट्रेशन करना इतना जरूरी है कि इस टाइप की कोई चीजें तो आपके डायरेक्ट आपका इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, तो ऐसा कैसे बनता है सब क्वेश्चन, कोई कोई केस लो आती है, कोई कोई चीजें आती है तब पता चलता है। फिर क्या, कंसिडरिंग द अबव इलास्ट्रेशन, आप सुनना, if the consent of all the members, that is 100% entitled to vote at such meeting is received before the time fixed for commencement of the meeting, 100% नहीं दे दिया, proxy requirements need not be complied with, क्योंकि 5% के साथ आप तभी भी झोल कर सकते हैं, लेकिन 100% हो गया तो अब कोई टेंशन नहीं, 95% अगर रहता है आपको proxy requirement भी सेम डे का करना पड़ेगा। In other words, in such a case, board meeting and general meeting can be held on the same day।
प्रॉक्सी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं, 100% नहीं बोलते मतलब सभी प्रेजेंट रहेंगे, बस इसलिए 100% की हामी है भाई। ठीक है, तो ऐसा में मोस्टली 100% की हामी हो जाती है, नाराज फूफा कम बनते हैं। ठीक है, consent of notice. Section 112 provides that every notice of a meeting shall specify place, date, time and hour of the meeting and shall contain a statement of business कि क्या क्या business transact होगा। ठीक है, प्लेस ऑफ मीटिंग सेक्शन 96 नोटिस। प्लेस ऑफ मीटिंग आपने ये आपको लगे ना ऐसे मैम, अब आप देखो, आप वो सब जब पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि अरे ये सब छोटी 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 चीजों पे क्वेश्चन आ जाता है, छोटी आपको लगेगा ना इतने आसान है। अरे नहीं, आप एग्जाम में जब एग्जाम देने बैठोगे ना, पेपर देखते आपको ऐसा लगेगा अरे ये पता है, लेकिन जब आप डिटेल में पढ़ोगे अरे ये तो सभी कुछ दे दिया, आप क्या इससे सिलेक्ट करना है। हमारा एक पेपर आया था आरसीडी करके पेपर था पहले, अब तो हटा दिया प्रोफेशनल में। उसमें हमें एक क्वेश्चन दे दिया था, मतलब अब माइंड गेम्स है यहाँ पे। क्वेश्चन था ए के लिमिटेड, बी के लिमिटेड, सी के लिमिटेड, डी के लिमिटेड, ए बी सी डी। तो अब एग्जाम में ना उनके बीच में रिलेशन भी था। मेरा दिमाग बैठ गया कि उसको सॉल्व कैसे करें। पहले मैंने सोचा मेरे पास टाइम है, मैं इनको ना आपको मैं अभी ट्रिक बताती हूँ। पहले मैंने सोचा टाइम है मेरे पास अगर, तो मैं ना नाम लिख देती हूँ खुद से, राम श्याम ऐसे करके। लेकिन उनका रिलेशन इतना ज्यादा वो बना के दिया हुआ था ना, मुझे आंसर आता था, लेकिन अब मैं ए लिख दूं या बी लिख दूं किसका क्या है वो उधर गड़बड़ हो गया। मुझे रिलेशन पता है, मैंने सोचा मैं अपने तरफ से नाम दे दूं, राम श्याम, राम श्याम या कुछ भी नाम दे दूं। लेकिन वो वैसे हुआ ही नहीं, पता है। इस टाइप के नाम दे दे तो मेरे मेरे क्वेश्चन पेपर में, ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। लेकिन फिर मुझे लगा फिर मैं एग्जाम आंसर में फिर सोचूंगी कि कहाँ, और 3 घंटे में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप वापस वापस एक एक चीज को देखो, है कि नहीं। तो इस टाइप की चीजें इन लोग इस टाइप की चीजें बनाते, छोटी छोटी चीजों में आपको इन लोग टेम्प्ट करेंगे। आपकी छोटी छोटी चीजों की वजह से पूरा 5 मार्क खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप उस टाइम में अगर वैसे भी कर रहे हो तो उस टाइम एग्जाम टाइम में उतना दिमाग दौड़ता नहीं है, लेकिन अगर दौड़ गया तो थोड़ा केयरफुली करने से हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ हर चीज ध्यान दे के करो, क्वेश्चन को एक ही बार में ढंग से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत कुछ रहता है। ठीक है, प्लेस ऑफ द मीटिंग। अब नोटिस नोटिस को ये भी बताना पड़ेगा कि प्लेस ऑफ द मीटिंग कहाँ है, जनरल मीटिंग। इन इनके एजीएम होने के टाइम में क्या है, प्लेस ऑफ द मीटिंग क्या होना पड़ता है, हमने पढ़ा है, आइदर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और सम अदर प्लेस, जहाँ पे सिटी टाउन विलेज सेम, जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी लोकेटेड है। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे। स्टेट्स दैट रिक्विजिशनिस्ट का भी हमने पढ़ा था, शुड कन्वीन मीटिंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और इन द सेम सिटी। यहाँ में सेम सिटी नहीं बोला, विद इन द सिटी बोला है, और टाउन वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, सेम सिटी। एंड सच मीटिंग शुड बी कन्वीन्ड ऑन एन डे, ये तो मैं पता ही, नेशनल हॉलीडे नहीं होनी चाहिए। एजीएम ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी का भी हमने पढ़ा था, मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया, अगर कंसेंट दिया हुआ है राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में, मेंबर्स ने एडवांस में दिया है। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम अगर चाहे तो कोई भी कंपनी को इस प्रोविजन से बचा सकती है और कोई अपनी कंडीशंस भी इम्पोज कर सकती है। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो मैम, गवर्नमेंट कंपनी को तो फायदा, तो एजीएम में बी हेल्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी or such other place within the city, town or village in which the registered of the company situated, और such other place जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस यहाँ में ये दिया, सच अदर प्लेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे। पैरा 1.2.4 जो भी है SS2 का, पैसे पैरा इतना याद नहीं रहता, आप लोगों को भी लिखो। देखो, प्रोवाइड्स एजीएम शैल बी हेल्ड आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी or at the same other place within the city town village in the registered office situated, whereas other general meetings may be held at any place। ये बोला है इन्होंने। एजीएम तो आपका कहीं पे भी, एजीएम आपको रजिस्टर्ड ऑफिस के विद इन टाउन, सेम सिटी टाउन विलेज ये सब में करना है, और जनरल मीटिंग आप कहीं पे भी कर सकते हैं, एनी प्लेस इन इंडिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोटिस शैल कंटेन कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द वेन्यू ऑफ द मीटिंग इंक्लूडिंग रूट मैप, कहाँ से क्या जाना है, लैंडमार्क, इजी लोकेशन, सब कुछ देना है, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट मेन है, एक्सेप्ट a company in which only its directors and their relatives are members, तो उन लोगों को क्या ही देना है। एंड एक होली सब्सिडियरी, ओन सब्सिडियरी। अब देखो, रिलेटिव एंड डायरेक्टर्स में आप फिर भी एग्जाम में सक जाओगे। होली ओन सब्सिडियरी में उन्होंने बोला, उन्होंने रूट मैप लैंडमार्क वगैरह नहीं दिया, चलेगा, एक्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, आप अगर दे रहे हो तो भी इसमें गलत क्या है, गलत क्या है, वो तो आप अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो कर रहे हैं। डे ऑफ मीटिंग, द डे एंड डेट ऑफ मीटिंग शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन द नोटिस। एजीएम एंड मीटिंग कॉल्ड बाय द रिक्वेजिशनिस्ट should be called on a day that is not an AGM and requisition is national holiday। बहुत बहुत लोग जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग सब में उल्टा पुल्टा करके आते हैं।
नेशनल हॉलीडे तो आपको पता ही है, जो नेशनल हॉलीडे गवर्नमेंट ने बोला है, और आपको नाम भी पता है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ मैं आप लोगों का। टाइम ऑफ द मीटिंग, मीटिंग कब होनी चाहिए पहले आपको नोटिस में बोलनी पड़ेगी। एन एजीएम शैल, एन एजीएम एंड मीटिंग कॉल्ड बाय द रिक्वेजिशन इज कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स ओनली, जैसे 9 से 6 AM। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन टाइमिंग्स इन ईजीएम में, कुछ नहीं, ईजीएम आप जब भी बुलाओ। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, द डे टाइम डेट प्लेस इन सच ईजीएम आर डिसाइडेड अपन बिफोर हैंड बाय द डायरेक्टर्स हैविंग रिगार्ड टू डायरेक्शंस इफ एनी। पहले ही उन लोग डिस्कस कर लेते हैं जनरल मीटिंग में, जब पहली जनरल मीटिंग में दूसरे का भी लोग कर लेते हैं, एजीएम का। ठीक है, मतलब एक जनरल मीटिंग होती है, उसमें एजीएम का डिस्कस होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। एजीएम एक जनरल मीटिंग होगी, उसमें वो लोग बैठ के टाइम डेट प्लेस लोग सब डिटरमाइन करते हैं एजीएम के लिए। ठीक है, केस लो, आ जाओ। वेर कंपनी कन्वीन इज एजीएम फॉर द फाइनेंशियल ईयर, इतना के लिए। ठीक है, बिलेटेडली मतलब लेट से किया है, एंड दस कंट्रोवेंट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 96 को लोग ने कंट्रोवेंट किया, सिंस इट मेड एन रीजनेबल ग्राउंड फॉर कंपाउंडिंग ऑफ एलिज्ड ऑफेंस। हमने कंपाउंडिंग का भी थोड़ा सा देखा था। अगर कंपाउंडिंग कर रहा है, ट्रिब्यूनल हैज इन एक्सेस ऑफ इट्स पावर कन्फर्ड। आपको सेक्शन 441 अभी आपको नहीं मिलेगा। हम मैंने अभी जो आरसीडी सब्जेक्ट के बारे में बोला था, वो सब्जेक्ट बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 9 चैप्टर्स था हमारा, लेकिन वो सब्जेक्ट में ना बहुत कुछ था कंपाउंडिंग के बारे में, बहुत बहुत कुछ था 441 सब के बारे में, इतना अच्छा से डिटेल में दिया था। वो सब्जेक्ट हटा दिया गया क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का सब्जेक्ट था। मे भी, मुझे नहीं पता आईसीएसआई का उसके पीछे क्या रीजन है हटाने का, कोई बहुत ही अच्छा रीजन होगा इसलिए आईसीएसआई ने हटाया। देखो, क्योंकि बहुत कुछ रिपीटेड भी था उस सब्जेक्ट में, ऐसा ऐसा था। लेकिन थोड़ा, आप मत सोचो 9 ही चैप्टर्स थे, ओ माय गॉड, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुड ग्रांट परमिशन फॉर कंपाउंडिंग सच ऑफेंसेस, ट्रिब्यूनल चाहे तो दे सकता है। इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है कि कंपाउंडिंग मतलब आपको ऐसा आ गया बोलो कंपाउंड करना चाहते हैं, एजीएम कंडक्ट नहीं किया तो सीरियस ऑफेंस है ये वो, नहीं। अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो कंपाउंड हो सकता है। एजेंडा, अब एजेंडा में आ जाओ। A statement of the business to be transacted at the general meeting should be given, कि क्या किस लिए कर रहे हैं। इन केस द मीटिंग इज टू बी ट्रांजेक्टेड ऑफ स्पेशल बिजनेस, आपको अलग से एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। हमने पढ़ा ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऐसे नहीं देना। ऑर्डिनरी बिजनेस हमें पता है वो अड्डा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस अगर है तो आपको, स्पेशल बिजनेस अगर है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। प्रॉक्सी क्लॉज क्या होता है? एवरी नोटिस ऑफ कॉलिंग ए मीटिंग ऑफ ए कंपनी विच हैज अ शेयर कैपिटल जिनकी है, और द आर्टिकल्स विच ऑफ विच प्रोवाइड फॉर वोटिंग बाय प्रॉक्सी, अगर आपका आर्टिकल्स में लिखा हुआ है शेयर कैपिटल है अगर, ऑफ द मीटिंग शुड कैरी with reasonable prominence a statement that a member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy। मतलब जो भी खुद entitled है वोटिंग करने के लिए, वो एक प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए भी entitled है। और where that is allowed one or more proxies to attend and vote instead of himself, and that a proxy need not be a member। proxy को जरूरी नहीं member हो, प्रॉक्सी आके भी वो कर सकता है। द लिस्टेड एंटिटीज रेगुलेशन सेबी का एलओडीआर क्या बोलता है? शेल सेंड प्रॉक्सी फॉर्म्स टू होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटीज इन ऑल केसेस मेंशनिंग दैट होल्डर में वोट आइदर खुद या फॉर या अगेंस्ट रिजोल्यूशन। तो प्रॉक्सी भी कर सकती है। प्रॉक्सी का तो पूरा आएगा, आप लोग टेंशन मत लो। बच्चों को ना प्रॉक्सी को रिलेटेड बहुत टेंशन हो जाती है, मुझे ऐसा पता है। प्रॉक्सी रिलेटेड आपको मतलब दिमाग खराब हो जाता है। आपको अगर कोई और सब्जेक्ट का भी चाहिए कि मैम इसका भी क्लास करा दो, मैम थोड़ा सा ये भी, तो मैं टाइम बना रही हूँ, टाइम बनते ही जाएगा। चलो आ जाओ। नोटिस ऑफ द मीटिंग, ओके, वही रूल्स रूल्स बताए गए हैं। देखो रूल्स भी आप लोगों को लगे एक बार पढ़ लिया, पढ़ लो एक बार यार। द कंपनी मे सर्व द नोटिस इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इन फॉलोइंग मैनर, कैसे? ए कंपनी मे गिव नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मीनिंग आपको बोला है, एनी कम्युनिकेशन एंड बाय कंपनी थ्रू इट्स ऑथराइज्ड एंड सिक्योर्ड कंप्यूटर से, जो ऑथराइज सिक्योर्ड है, विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंफर्मेशन एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ सच कम्युनिकेशन एड्रेस टू द पर्सन जिसको मिलना है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस जो भी कंपनी के पास है उसमें। A notice may be sent through email, as a text or as an attach। email में भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट में भेज सकते हैं, अटैचमेंट में भी भेज सकते हैं, एज ए नोटिफिकेशन प्रोवाइडिंग, लिंक देंगे, या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जिसने पढ़ा है कंप्यूटर उसे पता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब वो जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसको वो दे दिया। द ईमेल शैल बी एड्रेस टू द पर्सन एंटाइटल टू रिसीव सच ईमेल एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। ये अच्छा से देखना, डिपोजिटरी या कंपनी के पास जो भी है उसी को मिलना चाहिए ईमेल जिसके पास एड्रेस है। द कंपनी शैल प्रोवाइड एन एडवांस अपॉर्चुनिटी, एक एडवांस अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी एटलीस्ट वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर, पहले ही दो, एक फाइनेंशियल ईयर में,
एटलीस्ट बोला, मतलब हर नहीं, एवरी नहीं बोला, एटलीस्ट बोला है, टू द मेंबर to register his email address and changes therein, and such request may be made by only those members who have not got their email IDs recorded. जिसके पास email IDs ढंग से recorded नहीं है, उन लोगों को वो मिलना ही पड़ेगा. और टू अपडेट ए फ्रेश ईमेल आईडी एंड नॉट फ्रॉम द मेंबर्स हुज ईमेल ऑलरेडी. जिसका रजिस्टर्ड है उन लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिसका नहीं है रजिस्टर्ड उनको मिलेगा कि आप अपना एक बार अपडेट कर दो. द सब्जेक्ट लाइन इन ईमेल शेल स्टार्ट विद द स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी, नोटिस ऑफ द टाइप ऑफ द मीटिंग, क्या क्या है, प्लेस एंड डेट ऑफ द मीटिंग सब देना पड़ेगा. इफ नोटिस इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ ए नॉन एडिटेबल अटैचमेंट, एडिट नहीं हो सकता, सच अटैचमेंट शैल बी इन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. मतलब आप माथे पच्ची मत करो, पीडीएफ होता है देखो, पीडीएफ. और इन एन नॉन एडिटेबल फॉर्मेट जो भी है, विद लिंक और इंस्ट्रक्शंस आपको दिया हुआ रहेगा, डाउनलोड करो वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड आप चालू हो जाओ, जो भी जैसे भी फॉर्मेट है. When notice or applications or availability of notice are sent by email, the company should ensure, कंपनी को क्या ध्यान देना पड़ेगा, that it uses a system जो है कि कंफर्मेशन हो सकता है कि टोटल नंबर्स कितना है, ईमेल का सब मिला गया नहीं मिला गया, किसको मिला है कॉपी, क्या है, कोई नोटिस फेल भी हो गया नहीं हो, ताकि उनके पास प्रूफ रहेगा. तो ऐसा कंपनी का देखो खुद का सॉफ्टवेयर अलग होती है ईमेल ईमेल के लिए, ठीक है. द कंपनीज ऑब्लिगेशन शैल बी सेटिस्फाइड व्हेन इट ट्रांसमिट्स द ईमेल, एंड द कंपनी शैल नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर ए फेलियर ट्रांसमिट. जो कंपनी के हाथों में ही नहीं, कंट्रोल में ही नहीं, कंपनी दिखा देगी कि भाई हमने तो सेंड किया था. If a member entitled to receive notice fails to or to provide or update email अपना रिलेवेंट ईमेल एड्रेस टू द कंपनी या डिपोजिटरी को, एज द केस में भी, शेल नॉट बी इन डिफॉल्ट फॉर नॉट डिलीवरिंग नोटिस. तो कंपनी डिफॉल्ट में नहीं मानी जाएगी क्योंकि भाई तुम्हारी गलती है. द कंपनी में सेंड ईमेल इन हाउस फैसिलिटी, मतलब अपना इन हाउस फैसिलिटी अपने वो सीबीएल ओटीआर में पढ़ा होगा, और इस रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट से भी भेज सकते हैं, और इन्हीं थर्ड पार्टी में बल्क में. नॉर्मली कंपनी खुद से भेजती भी नहीं इतना इतना लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनीज. द कंपनी में the notice made available on the electronic mode से अगर है, on the electronic link और uniform resource locator has to be readable, पढ़ने readable format में होना चाहिए, नहीं coding format में नहीं होना चाहिए इसका मतलब. and the recipient should be able to obtain and retain copies, रख सकता है. and the company shall give the complete URL और address of the website and full details के कैसे वो document and information देख सके. the notice of the general meeting of the company shall be simultaneously placed on the website of the company, website में भी रखो if any, and the website may be notified as may be notified by the central government, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट में डालो तो डालना पड़ेगा. Secretarial standard care on issue of notice. Access to provide the notice shall be given by hand or by ordinary post or by speed post or by registered post or by courier or by facsimile or by email or by any other electronic mode. Electronic means का वो मतलब वापस वापस रिकॉर्ड किया हुआ. Notice shall be sent to members by registered post or speed post or courier or email. नॉट बाय ऑर्डिनरी पोस्ट. ऑर्डिनरी पोस्ट से कब नहीं भेजना है कि इन चारों चीजों से भेजना है. रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ईमेल. रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ईमेल. कब? इफ द कंपनी प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ ई वोटिंग. ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं जाएगा, ठीक है. एंड ऑल इफ द आइटम्स ऑफ बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड. तो पोस्टल बैलेट की कहानी बहुत है, पोस्टल बैलेट के बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है. पोस्टल बैलेट की कहानी बहुत है, पोस्टल बैलेट के बारे में भी हमें पढ़ना है. इफ ए मेंबर रिक्वेस्ट फॉर डिलीवरी ऑफ नोटिस थ्रू ए पर्टिकुलर मोड अदर देन नन ऑफ द लिस्टेड अबव, जो भी है, he shall pay such fees. कंपनी ऑब्वियसली इतना बेयर क्यों करेगी, as may be determined by the company in its AGM, and notice shall be sent to him in such mode. Notice shall be sent to members by registered post or speed post or email, या में facsimile courier नहीं लिखा हुआ है, if the meeting is called by requisitionists themselves and where the board has not proceeded to call. देखो दोनों में डिफरेंट है. यहाँ में रजिस्टर्ड पोस्ट था, स्पीड पोस्ट था, कुरियर, ईमेल सब था. यहाँ में था रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और मेल है. अगर रिक्वेजिशनिस्ट खुद बुला रहे और बोर्ड प्रोसीड में, हमने पढ़ा था ना, बोर्ड को प्रोसीड करना पड़ेगा जब रिक्वेजिशनिस्ट बुलाते हैं 21 डेज के अंदर अंदर, ठीक है. 45 डेज के अंदर अंदर फिर मीटिंग होनी पड़ती है. अगर बोर्ड प्रोसीड नहीं किया तो इनको ये सारी में इन लोग डाल सकते हैं, और फिर इनको पैसे कंपनी देगी. इनका जो खर्चा हुआ है और कंपनी किससे एक्सट्रैक्ट करेगी, बोल दो फटाफट. कंपनी फिर डायरेक्टर से एक्सट्रैक्ट करेगी. एक सेकंड मुझे आप देंगे क्या टाइम, मुझे एक एक पेरेंट को कॉल करना है, उनका मैसेज कॉल आया है.
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वो पेरेंट का फोन आ गया था। पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसको किसको मिलना चाहिए, आप लोगों को पता ही है इसके बारे में। नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ द कंपनी मस्ट बी गिवन टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, सबको। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज मेंबर या उसका असाइनी को, जो भी है। ऑडिटर, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, सबको मिलना चाहिए। एंड एवरी डायरेक्टर। ए प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट ए सब्सिडियरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी का सब्सिडियरी नहीं है, खुद का ही है, जो भी है, में प्रेस्क्राइब बाय इस आर्टिकल्स पर्सन, वो लोग खुद ही बोल सकते हैं भाई इसको इसको दे दो। पब्लिक कंपनी का नहीं होना पड़ेगा सब्सिडियरी, मतलब अगर कोई पब्लिक कंपनी का है, पता है आपको इंटरप्रेट भी करना पड़ेगा, कोई पब्लिक कंपनी का है तो उसको कैसे जाना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा इन लोगों को। इट डज नॉट ऑलवेज फॉलो दैट ऑल मेंबर्स ऑफ ए कंपनी आर एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, द आर्टिकल्स फ्रीक्वेंटली प्रोवाइडेड प्रेफरेंस होल्डर्स शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस। अगर प्रेफरेंस होल्डर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे कि आर प्रेफरेंस होल्डर्स रियली एंटाइटल टू रिसीव नोटिस, ऐसे करके, तो आपको इधर इससे आपको बोलना पड़ेगा। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आप लोगों को पता है कि बुक में कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा बुक में, मॉड्यूल में पूरा दिया हुआ, मॉड्यूल में घुसो, मॉड्यूल में घुसो यार। ठीक है, शैल नॉट बी एंटाइटल टू रिसीव नोटिस ऑफ मीटिंग एंड वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। नॉर्मली यही होता है, प्रेफरेंस होल्डर्स को नहीं मिलता है, एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में। आपने सर्कमस्टेंसेस प्रेफरेंस होल्डर्स में पढ़ा होगा, जब उनको डिविडेंड नहीं दिया जाता 3 साल तक, तब उनको वो आके वोट करेंगे और मीटिंग में भी अटेंड करेंगे। देयर इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू सेंड नोटिस टू प्रेफरेंस होल्डर्स व्हेन द डिविडेंड इज इन एरियस फॉर मोर देन अ सर्टेन पीरियड। आपको वही मैंने बोला ना, डिविडेंड अभी तक बांटा नहीं गया है। This obligation arises from the fact that preference holders whose dividends are in arrears are entitled to attend and vote at meeting। मतलब उन लोग तभी आए तो उन लोगों को नोटिस नहीं देना है। अगर डिविडेंड उनका बाकी है तभी उन लोग आके वोट करेंगे। ठीक है, द नन रिसिप्ट ऑफ नोटिस और एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस टू एनी मेंबर शेल नॉट इनवैलिडेट। अगर उन लोगों को नोटिस नहीं मिला या एक्सीडेंटल ओमिशन हुआ तो मीटिंग का कोई इनवैलिडेशन नहीं होगा। However, omission to serve notice of meeting on a member on the mistaken ground that he is not a shareholder। आप ये अगर बोलोगे कि ये बंदा शेयर होल्डर ही नहीं, आपको ऐसा लगता है, कैन नॉट बी सेड टू बी। और क्यों, आपका तो कंपनी का शेयर्स लिया हुआ है, कितने जगह प्रूफ मिलेगा। तो एक्सीडेंटल ओमिशन मीन्स दैट ओमिशन मस्ट नॉट ओनली must not be only designed but not also be deliberate। deliberate accidental नहीं होना चाहिए। आपका दिख ही रहा है भाई एक्सीडेंटल है, ऐसे ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। आपको तो पता ही है कि आपका कौन कौन शेयर होल्डर है, कंपनी को सब पता ही होता है। मुझे लगता है मुझे रात को रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्योंकि दिन में ना पेरेंट्स का इतना कॉल आ जाता है, समझ नहीं आता है। कॉल आता है, मैसेज आता है, जैसे अभी उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो ये वो। तो अब बताओ, क्लास 7 8 के स्टूडेंट्स को मैं साइंस वाइंस सब पढ़ाती हूँ, आईसीएसई बोर्ड के, उनके बहुत ज्यादा डिटेल में रहते हैं, मतलब बहुत ही डिटेल में। आईसीएसई बोर्ड में अगर जो 7 में पढ़ रहा है वो सीबीएसई या अदर बोर्ड्स में क्लास 6 में पढ़ रहा है, या वो क्लास 8 में पढ़ेंगे, 9 में पढ़ेंगे, ऐसा होता है। ठीक है, मतलब वो लोग हमेशा एक आध क्लास आगे ही चलते हैं। तो उनको ना इतना इतना होता है, उनका इतना होता है कि सब लिखाते हैं। अब कितना लिखाऊं मैं भी, मुझे समझ नहीं आता है। टीचर अपना जितना भी पार्ट करे, वो शायद कम ही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। आप लेकिन संघर्ष हर हर किसी की जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में है। आप करते जाओ, अपनी ड्यूटी करते जाओ, आपका मन संतुष्ट है ना कि आपने अपना सब कुछ किया है, तब चाहे कुछ भी हो, आप एट द एंड ऑफ द डे व्हेन योर हेड विल हिट द पिलो, यू विल बी हैप्पी कि यस आई डिड माई पार्ट। अब नहीं हुआ, अब नहीं हुआ, मैं क्या कर सकूं, बट मैंने पूरी कोशिश करी थी। स्पेलिंग वगैरह बच्चों की जो रॉन्ग होती है ना, मेरे को समझ ही नहीं आता है, मैं क्या करूँ 7 8 के बच्चों की जब स्पेलिंग रॉन्ग होती है तो। नोटिस टू डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स एंड अदर स्पेसिफाइड पर्संस अंडर सेक्रेटरीज अंडर 2 SS2 में क्या है, नोटिस टू डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स एंड अदर। मैंने सीएस के बच्चों को भी मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, सीएस के सीए में जो भी है, अगर कोई लॉ देख रहा है यहाँ पे, तो आपको ना अपनी स्पेलिंग राइट करनी पड़ेगी। इतना मैटर नहीं करता, ऑब्वियसली बहुत लोग बोलेंगे मैम इतना मैटर नहीं करता है, बहुत लोगों के पेपर यूट्यूब में रहते हैं, पर आपको थोड़ा तो राइट करना ही पड़ेगा, अपना ग्रामर, लिखने का तरीका, ग्रामर।
ठीक है, ये सबका ही दिक्कत है, इसलिए थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस हो ही जानी चाहिए। तो जब भी आप कोई वर्ड पढ़ आपको टफ लगता है तो एक बार लिखो उसको, ठीक है। Wherever one assessed to provide notice in writing of every meeting shall be given to every member of the company. Such notice shall also be given to directors and auditors of the company, to the secretarial auditor, to debenture trustees अगर कोई है, and wherever applicable also required to specify, जो भी है जिस सबको देना है। कोर्ट में डायरेक्ट इश्यूएंस ऑफ नोटिस टू सम अदर पर्सन, अगर कोर्ट को लगता है, सच एज कोर्ट अपॉइंटेड चेयरमैन, अगर कोर्ट ने किसी चेयरमैन को अपॉइंट किया है, और ऑब्जर्वर्स और पर्सन जो भी है, को कंपनी में कोर्ट ने डाला है तो कोर्ट उसको बोलेगा नोटिस उसको भी दो। कंसिडरिंग दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग शुड आल्सो बी गिवन टू देम। हमने पढ़ा है ना, तो कंट्रोवर्शियल है, जो कंपनी बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करती है वो लोग दे ही देते हैं। इन केस ऑफ ए निधी कंपनी, अब देखो निधी कंपनी के लिए स्पेशल बोला तो आपको दिखा नहीं है ना, तो आप निधी कंपनी का हमें कुछ लिख दो यहाँ में साइड में अपने बुक के। नोटिस में भी सर्व्ड इंडिविजुअली, only individually देगा, on members, only on members who hold shares of more than 1000 rupees in face value। 1000 rupees अगर फेस वैल्यू है तभी उनको इंडिविजुअली भेजना पड़ेगा, और मोर देन 1% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल का 1% ज्यादा, 1% बहुत होता है। क्या तो वो, क्या तो 1000 शेयर आपका फेस वैल्यू में अगर वो होल्ड करके रखे तो इंडिविजुअली भेजना पड़ेगा नोटिस निधि कंपनी के, विच एवर इज लेस। वही बोला ना, क्या तो ये, क्या तो वो, इन दोनों में से जो लेस है, क्या तो 1000 शेयर्स और 1% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, विच एवर इज लेस। चलो मैं लिख ही देती हूँ। 1000 रुपीज, वो शेयर के रुपीज, शेयर लिखना गलती हो जाएगा, 1000 जो भी 1000, देखो मोर देन 1000 रुपीज इन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू में, फेस वैल्यू आपको समझ में आता है जो नॉमिनल वैल्यू होता है, और मोर देन 1% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, विच एवर इज लेस। विच इन सब में जो भी लेस होगा, ठीक है। For other members, notice may be served by public notice in newspaper. Newspaper में जाओ, circulated in the district where the register of the company is situated, and by displaying the same the notice board of the company. In case of members, notice shall be given at the registered office with the company or depository. In the case of shares or other securities, अगर jointly held करके रखे हैं दो जन ने, jointly the notice shall be given to the person, जिसका बताओ jointly का क्या है रूल आपने पढ़ा है, whose name appears first as per records of the company, और द डिपॉजिटर, आपने कहीं ना कुछ चीजें पढ़ी है, वो लिंक्ड ही है। एज द केस में भी, इन द केस ऑफ एनी अदर पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस द सेल, उसको देना ही पड़ेगा उसका एड्रेस जो भी उसने भेजा है। एस टू प्रोवाइड दैट वेयर द कंपनी has received intimation of death of a member, the notice shall be sent as under। अगर आपको पता चल गया कि उसका डेथ हो गया तो किसको देगा, वेयर सिक्योरिटीज आर held singly, नॉमिनी को मिलेगा, एक ही अगर सिंगल था तो नॉमिनी देगा, सिंगल होल्डर। Where securities are held by more than 1% jointly and any joint holder dies, तो the surviving first जो बच गया, जो मतलब लिस्ट में जैसा फर्स्ट आता है ना पहला नाम, अगर थर्ड वाला मरा तो भी फर्स्ट को देगा, ऐसा करके। जिसका पहला फर्स्ट वाला मरा तो उसके बाद जो फर्स्ट वाला आता है। Where securities are held by more than 1% jointly and all members die, सभी मर गए, द नॉमिनी अपॉइंटेड बाय ऑल द जॉइंट होल्डर्स, जो भी उन्होंने जॉइंट होल्डर्स ने नॉमिनी अपॉइंट किया उनको। इन द एब्सेंस ऑफ ए नॉमिनी, अगर लेकिन नॉमिनी ही नहीं है और जॉइंट मेंबर्स, द नोटिस शैल बी सेंट टू द उन लोग का लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज मेंबर, और जॉइंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव उन लोग का भेजना पड़ेगा। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए मेंबर, इंसॉल्वेंट हो गया, द नोटिस शैल बी सेंट टू द, किसको भेजेंगे, असाइनी ऑफ द इंसॉल्वेंट मेंबर, इंसॉल्वेंट मेंबर का जो भी असाइनी है उनको भेजना पड़ेगा। इन केस द मेंबर इज ए कंपनी, अब कंपनी को क्या करेगा, कंपनी थोड़े पड़ेगा, और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज बिंग वुंड अप, वुंड वाइंडिंग अप में लिक्विडेटर, बहुत बच्चे ना क्या होता है इंसॉल्वेंसी पढ़ते वक्त बच्चे को लगता है लिक्विडेटर हो जाएगा, वाइंडिंग अप में लिक्विडेटर होता है, इंसॉल्वेंसी में ऐसा ही नहीं होता है। 10 नोटिस, अब यहाँ में आ गया नोटिस किसको किसको देना है, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, बहुत भयंकर है ये वाला, बहुत भयंकर क्लास हो गई आज हमारी, है ना। पूरा नोटिस का धमाधम कर दिया हमने। Every member of the company, nominee, legal assignment of any deceased member, assignee of insolvent, liquidator, auditors, director, debenture trustee, liquidator to other specified person, secretary, auditor, सब आ जाता है। The other representatives कौन कौन आ सकता है, अगर listed company है stock exchange को जाना ही पड़ेगा, on which the shares of securities are listed, financial institutions pursuant to a convenient
कोविनेड इन द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद देम फॉर अवेलिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, इसमें लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस लिया हुआ है। फॉरेन कोलैबोरेटर्स इफ द एग्रीमेंट विद देम प्रोवाइड्स फॉर सेंडिंग, अगर उनके साथ भी लिखा हुआ है फॉरेन कोलैबोरेटर्स का कि हमें हर नोटिस, हर मीटिंग का नोटिस चाहिए, तो उनको देना ही पड़ेगा। इन केस शेयर्स ऑफ द कंपनी आर हेल्ड इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, तो एनएसडीएल, सीडीएसएल, एंड इन द केस कंपनी अगर जीडीआर एसडीआर यूज करे तो उनका जो भी डिपॉजिटरी है, होल्डर ऑफ स्टॉक ऑप्शंस ऑफ द कंपनी, स्टॉक जो लेके रखे हैं उनको, एंड एनी अदर रेसिपिएंट हुम द कंपनी इज एग्रीड कि भाई हम आपको नोटिस देंगे, से एज पर द टर्म्स एंड एग्रीमेंट ऑफ द पार्टी। टर्म्स एंड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट आ जाओ। तो बोलिए मैम आप ऐसे क्यों बोले, अरे ऐसे बोलने से ही रिमेंबर रहता है, ऐसे बोलने से रिकॉर्ड रहता है। इन एडिशन ए कोर्ट में डायरेक्ट इशुएंस ऑफ नोटिस टू सम अदर पर्सन सच एज कोर्ट अपॉइंटेड चेयरमैन, चेयरमैन को दे दो, हमने पहले भी पढ़ा था, और ऑब्जर्वर्स, इन केस द नोटिस शुड बी, इन दिस केस देनी ही पड़ेगी। कोर्ट अगर कोर्ट बोल दे तो भाई भाई आंख बंद। इरेगुलर नोटिस, सम इंस्टेंस इरेगुलर नोटिस कब कब जाती है, व्हेन नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग इज इशूड विदाउट ऑथराइजेशन, बोर्ड को पूछा ही नहीं और नोटिस दे दिया। व्हेन नोटिस इज इशूड बाय एन इंडिविजुअल इनवैलिडली कंस्टिट्यूटेड बोर्ड, बोर्ड ही ढंग से कंस्टिट्यूट नहीं किया और नोटिस उससे जा रहा है, तो where the appointment of a director who has signed the notice is void, डायरेक्टर ही void and the notice gets issued, तो भी गलत है। when the notice is not in एक्ट के तहत जो भी नहीं है, तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिया है, सम इंस्टेंसेस लिखा हुआ था, ये एकदम एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी करा दूं क्या, करा ही देती हूँ ना, फिर कोरम में हम नेक्स्ट क्लास में कोरम ले लेंगे, क्योंकि मेरा क्लास भी है, या फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हम कोरम के साथ ही चालू कर लेंगे ना, तो बोर हो जाता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ये सब के साथ। चलो ठीक है, आज मैं यही रखूंगी, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगी, मैं फ्रेगमेंट्स में डाल रही हूँ। बहुत लोग मुझे कंट्रोवर्शियल है, आप लोग बता देना बच्चों कि आपको एक साथ में पूरा क्लास देखना है या आपको फ्रेगमेंट्स में देखना है। आप जो बच्चे फर्स्ट से देख रहे हैं उनको अभी पार्ट ये 4 मिल जाएगा, पार्ट 4 हो जाएगा, तो अब आपको अच्छा, आपको दिख रहा है कि ज्यादा ये साइकोलॉजिकल गेम है। पता नहीं मेरे साथ तो होता था कि यार एक बार में 8 8 घंटे का क्लास है कैसे देखूंगी, लेकिन हाँ 30 40 50 मिनट्स का क्लास है, चलो फटाफट स्विप करो, फटाफट स्विप करो, फटाफट दूसरे उसमें वीडियो में चले जाओ। ठीक है, तो ये थोड़ा साइकोलॉजिकली इजी रहता है कि एक क्लास 50 मिनट्स का है, एक क्लास 30 मिनट्स का है ना। चलो ठीक है, फास्ट करके देखना, क्योंकि मैं ऑलरेडी फास्ट बोलती हूँ, तो ऐसे नहीं कि 2 में देख लो, 1.75 में देख लो, 1.5 तक में भी देख सकते हो आप, ठीक है। पर क्योंकि मैं फास्ट बोलती हूँ तो आपका टाइम भी इतना वेस्ट नहीं होता, एक बार में बहुत कुछ पढ़ा देती हूँ मैं। तो ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा नहीं लगा, आप और कोई भी चैप्टर्स मुझे बोलोगे, आई विल डेफिनेटली बी देयर फॉर यू। एंड हाँ, मैं सोच रही हूँ कि सुबह के टाइम में थोड़ा कॉल वॉल आ जाता है मेरे पेरेंट्स का, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि मैं शाम को ट्राई करूंगी करने का, बट जो भी है होते जाएगा, इंसान मेहनत करते जाए तो उसका काम बनते जाएगा। आप लोग भी मेहनत करो, पढ़ो, हेल्थ का ध्यान रखो, एंड आई एम विथ यू ऑल। उस कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके बताना। एंड हाँ, एक स्टूडेंट भी अगर शिद्दत से सारी क्लासेस देख रहा है ना, वो अगर मुझे ढंग से मैसेज कर देना, मैं उसके लिए लाइव आ जाऊंगी, मैं उसका उसका टेस्ट अलग से लूंगी। आई विल मेक श्योर दैट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट विथ माई असिस्टेंस सीएस का उसे सारे मटेरियल्स मिले, सब कुछ, ठीक है, एकदम यूट्यूब में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।